दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका स्वागत करता हूं। आज की यह जो वीडियो है LIC का एक बेहतरीन प्लान जीवन लक्ष्य के संदर्भ में है, जिसका टेबल नंबर 833 है। इस वीडियो में जानकारी दी गई है इस पॉलिसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के विषय में कि यह पॉलिसी किस एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, इस कितने का बीमा कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे आप देखते रहें। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड का क्या नियम है, कितने सम एश्योर्ड से यह पॉलिसी ली जा सकती है और कितने तक ली जा सकती है। तो इस पॉलिसी का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, यानी कम से कम यदि बीमा कराना हो जीवन लक्ष्य का, तो यह 1,00,000 रुपये कम से कम बीमा हो जाएगा। 1,00,000 से कम का बीमा अगर कोई चाहता है तो वह नहीं हो पाएगा। बेसिक सम एश्योर्ड इन मल्टीपल ऑफ RS 10,000, यानी कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम सम एश्योर्ड तो 1,00,000 रुपया हो गया, लेकिन उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये के मल्टीप्लिकेशन में 10-10 हज़ार के गुणक में आप सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि 1,00,000 का बीमा आपने लिया, उसके बाद अगर उससे ऊपर लेना चाहते हैं तो 10,000, यानी 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, यानी 10,000 के मल्टीप्लिकेशन में इस पॉलिसी को आप करा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की जो है वो कोई सीमा नहीं है, आप अपनी जितना चाहें आप पॉलिसी को ले सकते हैं। अभी अंडर राइटिंग का मैटर है कि LIC उसको कितना आपके लिए अलाउ करती है। काफ़ी कुछ चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे आपकी इनकम क्या है, आप एनुअल कितना कमाते हैं, आपकी एज क्या है। तो अब अंडर राइटिंग का मैटर आएगा, नहीं तो LIC ने नो लिमिट रखा है, आप जितना चाहें उतने की मैक्सिमम पॉलिसी आप ले सकते हैं। अब जीवन लक्ष्य का पॉलिसी का जो टर्म है वो टर्म क्या कहता है, तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी का जो मिनिमम टर्म है, यानी कम से कम जो पॉलिसी की जाएगी वो 13 साल के टर्म की पॉलिसी ली जा सकती है, और मैक्सिमम टर्म 25 साल का। यानी यदि आप चाहते हैं तो आप 13 साल की पॉलिसी ले लीजिए, 14 साल की करा लीजिए, 15 साल की करा लीजिए, 16 साल की करा लीजिए। इसी तरह से मतलब मैक्सिमम में 24-25 तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। 24-25 साल के टर्म में पॉलिसी को करा सकते हैं। एक चीज़ और है, देखिए, यदि इस पॉलिसी को आप 13 साल का कराते हैं तो जमा आपको 13 साल पूरा नहीं करना होगा। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 3 साल की छूट LIC इस पॉलिसी में दे रही है। यानी जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे यह देखिए 13 साल की पॉलिसी आपने की तो 3 साल की छूट इसमें LIC ने दे दिया। पॉलिसी तो मैच्योर होगी 13 साल पर ही, लेकिन जो प्रीमियम है वो जमा करना होगा 10 साल तक। इसी तरह से अगर 25 साल पर देखा जाए मैक्सिमम टर्म है, तो 25 साल की तो पॉलिसी है, पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी वो 25 साल पर होगी, लेकिन 3 साल की छूट हो गई, यानी 22 साल ही प्रीमियम भरना होगा। यानी अगर दूसरे शब्द में कहें तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल हो गया और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 22 साल। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। एज ग्रुप, यानी किस एज का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। देखिए यहाँ क्या है कि जब पॉलिसी की एज की जब बात आती है ना, तो 2 चीज़ें माने रखने वाली होती हैं। पहला चीज़ होता है लास्ट बर्थ डेट और दूसरा होता है नियर बर्थ डेट। तो लास्ट बर्थ डेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो लास्ट बर्थ डे बीत चुका होगा, यानी जैसे 15 साल अगर आपने 15वां जन्मदिन बीत चुका है आपका, तो वो होता है लास्ट बर्थडे। और नियर बर्थडे क्या देखा जाता है कि यदि 1 साल 6 महीना से कम अगर एज है, तो जो पिछली एज होगी, जो पिछला आपका आपने बर्थडे जो मनाया होगा, वो आपका हो जाएगा, एज आपका माना जाएगा, नियर एज मानी जाएगी, नियर बर्थडे एज मानी जाएगी। सेम इसी तरह से अगर जितने साल 6 महीना और 6 महीना से अगर ज़्यादा है, तो जो आने वाली बर्थडे होगी आपकी, आने वाली जो एज वाली बर्थडे होगी, वो आपका
नियर बर्थडे माना जाएगा। उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए है क्या, मिनिमम एज, यहाँ पर मिनिमम एज के लिए LIC कह रही है कि हम लास्ट बर्थडे देखेंगे 18 साल पूरा होना चाहिए। यानी यदि एज 17 साल 11 महीना 29 दिन है तो ये पॉलिसी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो लास्ट बर्थडे है वो 18 साल अभी आपने कंप्लीट नहीं की है। आपकी जो लास्ट बर्थडे है वो 17 साल ही मानी जाएगी। यानी एक दिन आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही 17 साल 11 महीना 30 दिन आपका कंप्लीट होगा, यानी 18 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, 18वें जन्मदिन पर आप जो है इस पॉलिसी को करा सकते हैं। यानी यह पॉलिसी आपकी नहीं हो पाएगी अगर आपकी ये 17 साल 11 महीना 29 दिन या इससे कम है तो। ठीक इसी तरह से मैक्सिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज के लिए यहाँ LIC कह रही है कि हम देखेंगे कि मैक्सिमम एज 50 साल की हो, लेकिन जो नियरर बर्थडे है उसके आधार पर। अब यहाँ क्या है कि जैसे देखिए 50 साल 5 महीना 29 दिन लास्ट बर्थडे में था। अगर लास्ट बर्थडे के हिसाब से देखा जाएगा तो लास्ट बर्थडे इनका 50 साल ही होगा, लेकिन नियरर बर्थडे चूंकि यहाँ कह रही है मैक्सिमम एज के लिए नियरर बर्थडे को बोल रही है LIC, तो यहाँ पर 50 साल 5 महीना 29 दिन को माना जाएगा कि यह व्यक्ति 50 साल का ही है। यानी इस एज तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को करा सकता है। अब एक बात और है, यहां पर LIC एक चीज और बोल रही है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 साल है। यानी पॉलिसी कोई भी करे, 50 साल वाला करे या 18 साल वाला व्यक्ति करे, उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी 65 साल की एज तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैच्योर हो जानी चाहिए। अब अगर आपने पिछले स्लाइड में ध्यान दिया होगा तो वहां क्या है कि जो पॉलिसी की टर्म जो बताई गई थी वो 13 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल। तो यदि 50 साल की व्यक्ति को हमने पॉलिसी दे दी 25 साल की, तो जो उसकी मैच्योरिटी एज होगी, पॉलिसी जब मैच्योर्ड होगी तो मैच्योरिटी पर जो कस्टमर है उसकी एज जो है 75 साल हो जाएगी। तो यह पॉलिसी 50 साल वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी 50 साल वाले व्यक्ति को 25 साल का टर्म नहीं दिया जा सकता। 50 साल वाले व्यक्ति को मैक्सिमम 15 साल का ही टर्म हम दे सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना होगा। इसके बाद एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल है। थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम देकर ये लाभ आप ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं वो कस्टमर को इस चीज़ को बताते नहीं हैं। अगर कस्टमर को इस चीज़ को बताएं तो यह बेनिफिट कस्टमर को मिल सकता है। एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी जो बेनिफिट है वो पूरे पॉलिसी टर्म के लिए और मैक्सिमम 65 साल की एज तक के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो इसकी अधिकतम सीमा है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ज्यादा आप इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यदि BSA का मतलब बेसिक सम एश्योर्ड, यदि 1 करोड़ है और ADB यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर आपने लिया तो वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक का आप ले सकते हैं। लेकिन यदि BSA सपोज दैट आपने 2 करोड़ का लिया है तो उस कंडीशन में जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है वो 2 करोड़ आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि LIC कह रही है कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक हम दे रहे हैं। तो अगर 2 करोड़ का BSA है तो उस कंडीशन में 1 करोड़ तक का ही आप ADB यानी एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, इसमें पुरानी अगर आपने कोई पॉलिसी ली हुई है, पुरानी कोई पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, वो उसका भी जो ADB वगैरह होगा वो इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। टर्म राइडर भी अवेलेबल है। थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम जमा करके बीमा, जितने का बीमा आप करा रहे हैं, जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम 25 लाख, दोनों में से जो कम होगा उतना का आप जो है टर्म राइडर ले सकते हैं। और यह जो है 10,000 के मल्टीप्लीकेशन में होगा।
अगर बात क्लियर ना हो तो उसको ध्यान से एक बात समझ लें। टर्म राइडर, जैसे मान लीजिए किसी ने बेसिक सम इंश्योर्ड लिया 30 लाख रुपए का, तो एलआईसी क्या कर रही है, बेसिक सम इंश्योर्ड तो 30 लाख है, एलआईसी बोल रही है कि 25 लाख रुपए दोनों में से जो कम होगा, यानी बेसिक सम इंश्योर्ड 30 लाख हो गया और 25 लाख, तो यहाँ 25 लाख कम हो रहा है 30 लाख से, तो यानी 25 लाख का ही हम टर्म राइडर देंगे। यदि सपोज दैट 20 लाख रुपए का बीमा अगर लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यह जो है 25 लाख ज़्यादा होगा और 20 लाख बीएसए जो है बेसिक सम इंश्योर्ड ये कम होगा, यानी उस कंडीशन में 20 लाख तक का ही टर्म राइडर दिया जा सकता है। तो आई थिंक आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो कन्फ्यूज़न होगा वो मैं दूर कर पाया हूँगा। इसको देखिए एक उदाहरण से जो है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक सम इंश्योर्ड है 20 लाख, तो एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर हो गया 20 लाख। अब टर्म राइडर अगर दे दिया जाए 20 लाख। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी क्लियर मैं करना चाहूँगा इसी जगह पर, लेकिन एक उदाहरण से कर रहा हूँ। इस पॉलिसी का जो डेथ बेनिफिट है उसको आगे की वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। यहाँ जो ये राइडर्स वगैरह हैं उनको क्लियर करने के लिए, जितने भी राइडर हैं उन राइडर को क्लियर करने के लिए जो प्रेजेंटेशन है या जो स्लाइड है दे रहा हूँ, डेथ बेनिफिट को, इस पॉलिसी की जो डेथ बेनिफिट है उसको मैं आगे की वीडियो में आपको प्रेजेंट करूँगा। तो अगर इन केस नॉर्मल डेथ होती है तो बेसिक सम इंश्योर्ड कितना है 20 लाख, सपोज दैट उदाहरण के लिए। टर्म राइडर 20 लाख, तो टोटल कितना हो गया, टर्म राइडर कस्टमर ने लिया तो कस्टमर को मिल गया 20 लाख रुपए और बेसिक सम इंश्योर्ड ऑलरेडी 20 लाख था तो 20 लाख, यानी 40 लाख रुपए उस समय कस्टमर को रिटर्न हो जाएगा। अब एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है कस्टमर की, यह तो नॉर्मल डेथ हो गई, नॉर्मल डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में सपोज दैट कि एक कस्टमर ने पॉलिसी ली, उसमें उसने टर्म राइडर भी ले लिया है और एक्सीडेंटल डेथ राइडर भी उसने जमा कर दिया है अपने पॉलिसी में, उसको भी ले लिया है, एडीबी भी ले लिया और टर्म राइडर भी ले लिया। तो इन केस अगर कस्टमर की डेथ नेचुरली होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो उस कंडीशन में 20 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड, 20 लाख रुपए टर्म राइडर, यानी 40 लाख रुपए का भुगतान एलआईसी करेगी। इसी तरह से अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेसिक सम इंश्योर्ड मिलेगा, एक्सीडेंटल राइडर मिलेगा, टर्म राइडर मिलेगा, यानी 20 20 20 टोटल हो गया 60 लाख रुपए। तो आई थिंक आपको ये बेनिफिट आपको समझ में आए होंगे। हाँ, ये देखिए ये अभी एक बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, मॉड अवेलेबिलिटी। तो इस पॉलिसी में सारे मॉड अवेलेबल हैं। आप पॉलिसी को ईयरली करा सकते हैं, हाफ ईयरली करा सकते हैं, क्वार्टरली करा सकते हैं या मंथली करा सकते हैं। लेकिन यह मंथली बेस में दो प्रकार से अवेलेबल है, या तो सैलरी सेविंग में आप ले सकते हैं या तो बैंक के थ्रू इस पॉलिसी को करा सकते हैं। तो आई होप इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाई होगी। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आप हमें समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब हुआ है और आप हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और आप सभी से यह मेरी विनम्र निवेदन है कि आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप किया करें, क्योंकि कॉल करने की वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस पैदा होती है और फील्ड में कार्य करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर और विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप हमें व्हाट्सएप कर दिया करें। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपको निश्चित रूप से मैं रिप्लाई करूंगा। हो सकता है व्यस्तता के कारण उस दिन सेम डे न कर पाऊँ, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको संपर्क निश्चित करूंगा। जिन्होंने भी मैसेज किया होगा वो रिप्लाई जरूर पाए होंगे। यदि आपको हमसे बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता समझ में आती है तो हमारी कुछ फीस है, उस फीस को जमा करके ही आप हमें संपर्क करें। तो आपसे निवेदन है मित्र, इसका ध्यान देंगे। ओवरऑल आप सभी का प्यार, आप सभी का दुलार, आप सभी का प्रोत्साहन
यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं मित्र। थैंक यू वेरी मच।